हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो आज का टॉपिक है संघर्ष और शांति। ये हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्रैश कोर्स में कंप्लीट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस में जो भी हमें पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसका मैं कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। और फ्रेंड्स, कल उसका फॉर्म भी स्टार्ट हो गया, फॉर्म फिल होना 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक। मैंने उसकी भी वीडियो डाल दी है कि कब से फॉर्म भराना स्टार्ट है और कब तक है और क्या क्या फ़ी है, किस तरीके से आप देख लेना। कल रात में मैंने वो वीडियो डाल दी थी। तो आज स्टार्ट करते हैं। और पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्रैश कोर्स करके। तो आपको पहले चैप्टर में उपागम पढ़ना था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में जितने विभिन्न उपागम है वो मैंने कराया। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, आज का क्लास है शांति अध्ययन, स्टडी पीस एवं विवाद समाधान। तो शांति अध्ययन एक अंतर विषयक उपागम है जिसके द्वारा संघर्ष को रोकने, कम करने और शांति समाधान का प्रयत्न किया जाता है। इसके द्वारा उन कारणों का अध्ययन किया जाता है जो संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। संघर्ष समाधान में उन सभी पक्षों को शामिल किया जाता है जो आपस में संघर्ष कर रहे हैं। जॉन गर्लटंग ने शांति को 2 सकारात्मक और नकारात्मक शांति भागों में विभाजित किया। नकारात्मक शांति का अर्थ है हिंसा की अनुपस्थिति, जबकि सकारात्मक शांति का अर्थ है संबंधों की पुनर्स्थापना या संबंधों का अंतरण तथा अंतर्राज्यों में सामाजिक संबंधों का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में होने लगा। एक स्वतंत्र विषय के रूप में वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में वेल्स विश्वविद्यालय में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन आरंभ हुआ। डेविड भी इस अध्ययन को बढ़ाने वाले मुख्य व्यक्ति थे। इसी के साथ शांति अध्ययन की भी शुरुआत हुई। अमेरिका में शांति अध्ययन को पृथक विषय के रूप में वर्ष 1948 में मैनचेस्टर कॉलेज में पहली बार पढ़ाया जाने लगा। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका में शांति अध्ययन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 1960 के दशक में जॉन गर्लटंग और जॉन वर्टन ने शांति अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1959 में ओस्लो में शांति अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। केनेथ वॉल्डिंग और अनातोल रेपोर्ट ने शांति विज्ञान समाज की स्थापना की और उन तकनीकी संकल्पना के विकास का प्रयत्न किया जिससे संघर्ष का समाधान हो सके। आगे है शीत युद्ध के बाद अध्ययन की नवीन विषय वस्तु। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शांति अध्ययन की में नवीन विषय वस्तु शामिल किया गया। अब संघर्ष के अध्ययन की बजाय राजनीतिक हिंसा, मानवीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय, कल्याण और विकास के अध्ययन का मूल बल दिया गया, मतलब ज़्यादा उस पर बल दिया गया। शांति का अभिप्राय केवल युद्ध या हिंसा की समाप्ति नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें युद्ध की होने की परिस्थितियां समाप्त। सिर्फ युद्ध को समाप्त करना ही शांति नहीं, ऐसी परिस्थिति न बने जिससे युद्ध हो। इसलिए शांति अध्ययन में उत्तर दक्षिण संबंध, पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि जैसे मुद्दे भी शामिल किया गया है। शांति अध्ययन के प्रकार। तो देखो, शांति अध्ययन अंतर विषयक हो सकता है जिसमें राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। बहुस्तरीय अध्ययन जिसमें व्यक्ति, निर्जातीय समुदाय, राज्य एवं सभ्यताओं में आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन बहुसंस्कृतिवादी भी हो सकता है। फिलहाल ज्यादातर अध्ययन पश्चिमी देशों के द्वारा किया जाता है। शांति का महत्व। परमाणु हथियार के युग में युद्ध अत्यधिक भयंकर परिणाम पैदा कर सकता है, इसलिए आज शांति एक सार्वभौमिक है, मतलब शांति का जो महत्व है सार्वभौमिक है, सभी जगह उसका महत्व उतना ही है। शांति एक प्राकृतिक सामाजिक स्थिति है, जबकि युद्ध सामाजिक स्थिति नहीं है। क्या है? शांति एक प्राकृतिक सामाजिक स्थिति है, जबकि युद्ध सामाजिक स्थिति नहीं है। हिंसक होना अकुशलता एवं पाप का प्रतीक है। हिंसक जो होना है अकुशलता और पाप का प्रतीक है, इसलिए अहिंसा और सद्गुण को समाज में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शांति मानवीय व्यवहार की विशेषता है तथा शांति स्थापना के अनेक तरीके हैं।
जॉन गल्टन के अनुसार हिंसा सीधी एवं प्रत्यक्ष हो सकती है, हिंसा संरचनात्मक भी हो सकती है तथा हिंसा सांस्कृतिक भी हो सकती है। आगे है चार्ल्स पी बेबल और डेविड पी बरास ने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी मार्च 2002 नामक पुस्तक की रचना लिखी। भारत में पहली बार शांति अध्ययन केंद्र की स्थापना बनारस हिंदू, हाँ ये ध्यान रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको BHU बोलते हैं, उसमें 1997 में हुई थी। नई दिल्ली में भी शांति अध्ययन अनुसंधान की स्थापना हुई। केनेथ वॉल्डिंग ने स्टेबल पीस नामक पुस्तक लिखी, ये लिख लेना, ये बिल्कुल नोट डाउन करना। केनेथ वॉल्डिंग की क्या बुक है? स्टेबल पीस, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से बुक्स काफ़ी पूछे जाते हैं। कूटनीतिक, हेनरी किसिंजर की रचना है डिप्लोमेसी, ये भी लिख लेना। हेनरी किसिंजर की रचना डिप्लोमेसी 1994। डिप्लोमेसी लैटिन शब्द डिप्लोमा से बना हुआ है जिसका अभिप्राय आधिकारिक दस्तावेज है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो देशों के मध्य व्यवहार अथवा संबंध को ही कूटनीति कहा जाता है। इसके लिए व्यावसायिक कूटनायकों की नियुक्ति होती है। कूटनायकीय संबंधों पर आयोजित वियना कन्वेंशन, हाँ वियना कन्वेंशन कब हुआ था ये भी डेट याद रखना, 1815 में। कूटनीतिक मिशन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे? सीधे ये पूछा जैसे कन्वेंशन बहुत सारा रहेगा ना, उसमें वियना कन्वेंशन देखो, विभिन्न देशों के मंत्रियों में परस्पर संबंध, देशों में नियुक्त राजदूत, दूतावास में नियुक्त छोटे अधिकारी, कॉमनवेल्थ देशों में राजदूतों को उच्चायुक्त कहा जाता है। एक देश में राजदूत की नियुक्ति के पहले सामान्यतः उस देश की सहमति ली जाती है। प्रत्येक देश अपने यहाँ नियुक्त होने वाले राजदूतों के संबंध में अपनी जांच करवाता है। कूटनैतिक व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है। देखो, वियना कांग्रेस 1815, बर्लिन कांग्रेस 1878। वियना सम्मेलन में राजनयिकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजनयिक या कूटनीतिक आयोग के अध्यक्ष, दूत या अमात्य और राजदूत। आगे है राजनयिकों के कार्य। तो राजनयिकों यानी जो डिप्लोमेट होते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य होते हैं। क्या होते हैं? जिस देश से वे नियुक्त होते हैं उसकी रिपोर्ट अपने देश में भेजना। इसके अंतर्गत वे खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं। राजदूत को किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, ठीक है। किसी दूसरे देश में रहते लेकिन उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप में कई बार राजदूत देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। मतलब सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं है, बट व्यवहारिक रूप से ऐसा हो जाता है। आगे है राजदूतों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कूटनयन वार्तालाप है। अगला है वर्तमान समय में कूटनयन यानी क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी का बदलता स्वरूप। वर्तमान भूमंडलीकरण तथा सूचना क्रांति एवं संचार साधनों के युग में कूटनीतिज्ञों की परंपरागत भूमिका में परिवर्तन हुआ। उदाहरण के लिए राज्यों के बीच हॉटलाइन की स्थापना हुई। वर्तमान युग में सटल डिप्लोमेसी का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत किसी देश का मंत्री दूसरे देश की यात्रा करके वार्तालाप करता है, इसलिए उस देश में नियुक्त राजदूत की भूमिका कम हो जाती है। सटल डिप्लोमेसी में अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंजर के समय अत्यधिक लोकप्रिय हुई जब उन्होंने मिस्र एवं इजराइल की यात्रा करके पश्चिमी एशियाई संकट के समाधान का प्रयत्न किया। वर्तमान समय में शिखर कूटनीति का भी अत्यधिक प्रभाव है। इसके अंतर्गत अनेक देशों के शासनाध्यक्ष परस्पर वार्ता करते हैं। आजकल अनेक क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना हो चुकी है, जिससे शिखर कूटनीति का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गैर राष्ट्रीयकर्ताओं का महत्व बढ़ रहा है, इसलिए आजकल पब्लिक डिप्लोमेसी का भी खूब प्रयोग किया जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग एडमंड गुलियन ने
तो पब्लिक डिप्लोमेसी का शब्द कौन यूज किए थे? एडमंड गुलियन ने किया था। इसके द्वारा सरकार आम जनता के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयत्न करती है। कूटनीति के विभिन्न रूप कौन कौन से? एक तो अनौपचारिक, फिर है पिंग पोंग कूटनीति, और है गन बोट कूटनीति। एक मतलब इस चैप्टर में क्या है ना, कुछ चीज़ है जो आपको नोट डाउन करना, बाकी आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे थ्योरेटिकल टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे वर्ड है ये सब, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो आपको मतलब क्या होता है ना, कुछ चैप्टर को आपको समझना एक बार जरूरी होता है, एक बार पढ़ना। नहीं तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन ईजी भी क्वेश्चन आता है, अगर आप उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पढ़े होते ना, तो आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो इसीलिए ये चैप्टर में जो जो मैंने बुक मार्क करी है उसको तो लिख लो, या तो 2-3 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। बुक मैंने 2 लिखा है वो कर लो। आगे है ना, देखो उसमें क्या होता है। इसके अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के बजाय नागरिक समाज के लोग, अनौपचारिक है, अनौपचारिक रहता है तो सरकारी अनौपचारिक है, लोग आपसी संबंधों को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसके अंतर्गत अवकाश प्राप्त मंत्री अधिकारी भी भाग लेते हैं। इसे लोकप्रिय रूप में ट्रैक 2 कूटनीति कहते हैं। ट्रैक 1 तो नहीं है, ट्रैक 1 तो जो औपचारिक बात हुई। ट्रैक 2 राजनीति भी कहा, मतलब कूटनीति भी कहा जाता है। अगला है पिंग पोंग कूटनीति। वर्ष 1971 में पहली बार अमेरिकी टेबल टेनिस टीम ने चीन की यात्रा की। उस समय अमेरिका ने चीन को मान्यता प्रदान नहीं की थी। इस टीम की यात्रा के बाद अमेरिका और चीन के संबंध सामान्य रूप से वर्ष 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की। तो मतलब इसके बाद वो थोड़ा चेंज हुआ। अगला है गन बोट कूटनीति। इसके अंतर्गत एक राज्य द्वारा अपने नौसैनिक जहाजों के प्रयोग के द्वारा दूसरे राज्य पर दबाव बनाने का प्रयत्न किया जाता। उदाहरण के लिए वर्ष 1971 में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय अपना 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था। चेक बुक कूटनीति। अगला है चेक बुक। किसी देश की आर्थिक सहायता देकर उस पर प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न। ठीक है, ये ज्यादातर अमेरिका ऐसा करता है, दूसरे को आर्थिक सहायता देके। गुप्त और खुली कूटनीति भी कूटनीति के प्रकार हैं। ये 2 देशों के बीच कभी कभी गुप्त रूप में वार्ता चलती रहती, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अनेक बार कूटनीति को सार्वजनिक किया जाता है। दुकानदारी कूटनीति अच्छा एक प्रकार की शांति दृष्टिकोण के आधारित कूटनीति जो समझौते के माध्यम से शांति और स्थापित करने का प्रयास करती है। यह संतुलन के अच्छे व्यवसाय पर आधारित है। एक अच्छे कूटनीति के गुण। तो भारतीय विचारक कौटिल्य ने अपनी पुस्तक द अर्थशास्त्र में अच्छे कूटनीति के गुणों का उल्लेख किया। आधुनिक पश्चिमी विचारक मैकियावेली में एक अच्छे कूटनीति के गुण का उल्लेख किया। पश्चिमी विचारकों में निकोलसन ने एक अच्छे कूटनीति के 7 गुणों की व्याख्या की, जिसके अंतर्गत है, ये याद रखना किसने किया, निकोलसन ने। कितने प्रकार की? 7 प्रकार। ईमानदारी, शांति, अच्छा स्वभाव वाला, धैर्यवान, स्वामी भक्त, सटीक, मध्यम मार्गी होना चाहिए। कूटनीति के नियम। मॉर्गनथाउ ने कहा है कि विश्व में कूटनीति के द्वारा ही शांति स्थापना संभव है। मॉर्गनथाउ के अनुसार कूटनीति के निम्नलिखित 9 नियम है। पहला है कूटनीतिक दुराग्रह से मुक्त होनी चाहिए। दूसरा है विदेशी नीति के उद्देश्य राष्ट्रीय हितों से परिभाषित होनी चाहिए। तीसरा है कूटनीति के द्वारा राजनीतिक दुनिया को दूसरे देशों के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। चौथा है गौण विषय पर समझौता करने के लिए राज्यों को सदैव तैयार रहना चाहिए। 5वां है राज्य को तुच्छ लाभ की बजाय वास्तविक लाभ पर ध्यान देना चाहिए। अगला है राज्य को ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए जिसके पीछे हटना संभव ना हो। राज्य को कभी भी कमजोर राज्यों को अपने लिए निर्णय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सैन्य शक्ति राजनीतिक शक्ति के अधीन होनी चाहिए। सरकार को जनमत का निर्माण करना चाहिए, न कि उसके अधीन होना चाहिए। हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप का प्रयोग किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने का एक प्रमुख कारण जर्मन द्वारा अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। वर्तमान समय में भी शक्तिशाली राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल आधार माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में हस्तक्षेप करने
का केवल एक ही आधार प्राप्त होता है, वह आत्मरक्षा। अतः आत्मरक्षा के लिए एक राज्य दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। पैरा डिप्लोमेसी क्या होता है? तो देखो, पैरा डिप्लोमेसी उस उपराष्ट्रीय या संघीय इकाइयों की विदेशी संबंधों हेतु अवसर प्रदान करती है। पैरा डिप्लोमेसी गतिविधियों में विभिन्न अभिकर्ता जैसे क्षेत्र, फर्म, सामाजिक आंदोलन, अलगाववादी, उपराष्ट्रीय समूह शामिल होते हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सिटी डिप्लोमेसी इसी के भाग है। कौन कौन से? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और सिटी डिप्लोमेसी इसी के भाग है। ठीक है, इधर तो हम कर चुके। महत्वपूर्ण रचनाएं ये याद रखना, देखो अलेक्जेंडर कुंजनतोव्स क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पैरा डिप्लोमेसी, सब नेशनल गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर रोड्रिगो ट्रेवर, इसका है पैरा डिप्लोमेसी, सिटी एंड स्टेट एज अ ग्लोबल प्लेयर। ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति। तो अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मेरे चैनल पे अभी आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन चल रही है, साथ में आपके लिए वो लेके आ रही हूँ, क्या नाम है, यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। साथ ही साथ हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है, जो आपको एसएसटी यानी टीजीटी के किसी भी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।